हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM के रूप मंत्रा में। और आज है हमारे साथ डॉक्टर AN शर्मा, जो कि स्किन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद लाउड स्पीकर 90 FM का, जो आज हमको यहाँ पे आप लोगों के बीच लाए हैं। सर, बात कर रहे हैं आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो सबसे पहले ये कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है। हेयर ट्रांसप्लांट जैसे हमारे जो टेम्पल लाइन है, जैसे सर के हैं, वो सब अगर काफ़ी हद तक जो है उसके मतलब रिसेशन हो जाते हैं, बाल पूरी तरह से अगर पूरे मतलब टेम्पल एरिया के और फ्रंटल के अगर चले जाते हैं, तब उसमें हम जो है हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर से भी ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे मैटरनल साइड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब होते हैं, मामा नाना के अगर बाल नहीं हैं, जेनेटिक्स की वजह से भी होते हैं। और आज जो हमारी दिनचर्या है, इसमें हम देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनके भी हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा असमय जो है चले जाते हैं। तो इसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन आपका था कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है FUT बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है FUE। FUT जो है कुछ जगहों पे यूज होता है, लेकिन इसमें करते क्या FUE में कि जैसे फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांट होता है, इसका मतलब होता है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पीछे का जो हमारा जहाँ से हम डोनर एरिया होता है वहाँ पे हम चमड़ी सहित जो है रूट निकाल लेते हैं। एक स्ट्रिप जो है लगभग 2 इंच और 5 इंच 6 इंच लंबी जो है निकाल के, और फिर वहाँ पे टाँका लगा देते हैं और उसमें से स्लाइड काटते हैं, पतले पतले जो रूट्स के होते हैं, और स्लाइड करके उसको हम इम्प्लांट करते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ इस टेक्निक का यूज बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसमें स्कार बन जाते हैं सर के पीछे। हमारे यहाँ जो है सबसे सेफ और अच्छा जो होता है FUE होता है, फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। मतलब जहाँ पे जो डोनर एरिया है तो वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, और जो जगह पे हम बाल निकाले रहते हैं वो 2 से 3 दिन में काफ़ी अच्छे तक हील हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो पता भी नहीं चलता है पेशेंट्स को कि मतलब वहाँ से बाल निकाले गए हैं। तो सबसे अच्छी टेक्निक ये मानी जाती है। ओके सर, हेयर ट्रांसप्लांट वाले जो बाल होते हैं वो कब तक रहते हैं, और ये क्या इससे कोई नुकसान भी होता है? नहीं, जैसे आपके नेचुरल बाल हैं, हेयर ट्रांसप्लांट में जैसे कई लोगों की मिथ्या ये होती है कि हमने ट्रांसप्लांट कराया 1 साल 2 साल बाद बाल हमारे गिर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे आपके नेचुरल बाल जो रहते हैं उसी तरह से ठीक एकदम जो है आपके हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल रहते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं, कटवा सकते हैं। नेचुरल मतलब बाल रहते हैं, क्योंकि वह आपके ही बॉडी से निकाला गया है और उसको एक्सट्रैक्शन किया करके जो है वहाँ पे इम्प्लांट किया गया है। तो पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है, पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है, ये पूरी तरह से सेफ है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय क्या इंसान को दर्द होता है बहुत ज़्यादा, जिस पेशेंट का हो रहा है? क्या इससे कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना है या नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट कराते समय बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम एक ख़ास तरह के जो है एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, जिसका जो है टाइमिंग जो है 8 से 9 घंटा तक पेशेंट को आराम से जो है उस एरिए को जो है नमने से अशुन्न किया रहता है, एनेस्थाइज किया रहता है। हमारे यहाँ तो ट्रांसप्लांट होते हैं तो पेशेंट जो है सोता है, नींद में अपना खर्राटे लेते हैं, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आपकी सर्जरी कब ख़त्म हुई। और लोगों में एक मिथ ये आ गया है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराए और कैंसर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदमी को फीवर भी होता है तब भी 1% मोर्टेलिटी रेट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी आपने कराया और आपका जो है मतलब कैंसर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सेफ प्रोसेस है। आप अच्छी जगह पे कराइए, अच्छे सेंटर पे कराइए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सर, आपने कहा ये जो पूरा प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट का वो 10 से 12 घंटे का होता है, और इसमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन 1 बार दिया जाता है या 2 बार या 2 बार से अधिक, कितनी बार दिया जाता है? इसमें देखिए एक बहुत ही मतलब बेसिक पॉइंट्स है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी मोस्टली जो है 3 पार्ट में की जाती है।
पहला तो हम जो है डोनर एरिया से जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं फॉलिकल। एक प्रोसेस आपका ये हो गया, लगभग ये 2 से 3 घंटा चलता है। उसके बाद जहाँ पे हमको इम्प्लांट करना है हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ पे हम स्लेट बनाते हैं। और स्लेट बनाने में एंगुलेशन का बहुत ही मतलब जो है ध्यान देना पड़ता है। जितने अच्छे से आप जो है स्लेट बनाएंगे, हेयर लाइन बनाएंगे, उतना ही अच्छा आपका नेचुरल लगेगा। अब समझिए कि आपने अगर 90 डिग्री बना दिया तो पेशेंट के बाल खड़े खड़े दिखेंगे। अच्छा। तो इसमें एंगुलेशन बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस एरिए पे, इसीलिए पेशेंट का जो मैपिंग की जाती है, उनके पहले की जो हिस्ट्री और टेम्पल्स वगैरह सब मतलब देखी जाती है कि नेचुरल तरीके से बाल लगे पेशेंट के। तो इसमें जो है आपके लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं बनाने में स्लेट, और 3 से 4-5 घंटे जो है आपके इम्प्लांट करने में। तो इसका 3 स्टेप में ही होता है ये। तो जैसे हम पहली बार जब एनेस्थीसिया देते हैं तो जहाँ से डोनर होता है वहाँ से निकालते हैं, तो अपना काम कर लिए। उसके जब स्लेट बनाने गए तो एक बार फिर देना पड़ता है दूसरे एरिया पे जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करना है। बस यही 2 बार दिया जाता है। आपने कहा कि डोनर एरिया से हम लोग हेयर लेके ट्रांसप्लांट करते हैं। यदि मेल का हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उसका डोनर एरिया, मतलब डोनर हेयर का जो एरिया है वो हम कहाँ से ले सकते हैं डोनर हेयर को? देखिए, जो हमारा डोनर एरिया होता है हमारे हॉस्पिटल बोन पे होता है। आप कितना भी बाल्डनेस देख लेंगे पेशेंट का, कितने भी बाल झड़े रहें, उसके पीछे के बाल हमेशा रहते हैं। हाँ। तो सबसे मतलब अच्छा डोनर एरिया जो है माना जाता है हॉस्पिटल बोन का। और वहाँ पे क्या होता है, DST अफेक्टेड होता है। DST की वजह से ही जो है हेयर फॉल होता है। DST अगर कंट्रोल है तो पेशेंट का हेयर फॉल नहीं होगा। DST अगर अनकंट्रोल्ड है तो डेंड्रफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो मेन तो DST अफेक्टेड एरिया जो है वो नहीं रहता है, तो इसलिए हम वहाँ से लेते हैं। अगर वहाँ से अगर कम पड़ते हैं फिर बीएड से हम जो है निकालते हैं। यदि फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट करवा रही है तो उसके लिए भी क्या सेम ही प्रोसेस है? जी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। उनका भी जो है पीछे से ही बाल लिया जाएगा, पीछे के सर के पीछे से ही। हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा केस मेल का आता है कि फीमेल का आता है? मेनली तो मेल ही रहते हैं, फीमेल में तो बहुत कम रहते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे कई सारे ट्रांसजेंडर हैं, उनका मतलब परमानेंट मतलब हेयर का बिग वगैरह लगाती थी, तो उनका 10-15 लोगों का हुआ है। तो फीमेल में तो वही हुआ है। बाकी 1-2 पेशेंट थे उनका हुआ था किसी बीमारी की वजह से। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद उसकी ग्रोथ 10 दिन के बाद कैसी नज़र आती है? देखिए, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो पेशेंट अपना तीसरे दिन से जो है उसको हम हेड वॉश पहला जो है कराते हैं। उसको गीला सलाइन से और शैम्पू से जो है उसको वॉश करना रहता है। और यह नेचुरल तरीके से धीरे धीरे हेयर जो है ग्रोथ करते हैं। 10 दिन बाद जो है हम क्या करते हैं, फाइनल हेड वॉश कराते हैं। जो सर्जरी के दौरान ब्लड क्लॉटिंग वगैरह सर पे जमी रहती है, वो सब चीज़ें हम जो है हटा देते हैं साफ़ करके। और पेशेंट के बाल मतलब मान के चलिए लगभग आधा इंच 1 इंच तक लगभग आ जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो बाल हम ट्रांसप्लांट किए रहते हैं यह 3 महीने के अंदर जो है सब सेट ऑफ हो जाते हैं। और सेट ऑफ जो है धीरे धीरे होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दिन 10-20 बाल गिरे ट्रांसप्लांट वाले, किसी दिन 15 गिरे, तो जिस दिन बाल गिरेंगे फिर उसके बाद नीचे जो है जो उसकी रूट्स रहती है वहाँ से बाल निकलने शुरू होते हैं। यह जो बाल आते हैं यह मतलब परमानेंट रहते हैं जी। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जो भी हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं सब सेट ऑफ हो जाते हैं और नए बाल निकल आते हैं। और 6 से 7 महीने में जो है प्रॉपर मतलब जो रिजल्ट चाहिए पेशेंट को रिजल्ट मिल जाता है। ओके सर। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या नहीं करना चाहिए पेशेंट को? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जैसे भीड़ भाड़ी जगहों से बचें 2 से 3 दिन तक जो है। और सर को जैसे हम लोग जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं तो सलाइन से क्या करते हैं, स्किन को हम लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। क्योंकि जब हम पंचेज कर रहे हैं या स्लीव बना रहे हो तो बोन में उसको मतलब प्रिक ना हो, इसलिए लिफ्ट करते हैं। तो एक हम नॉर्मल एक बैंडेज लगा देते हैं जिसको हम 2 दिन बाद खोल देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हम बैंडेज ना लगाएं तो सलाइन जो है फेस रास्ते जो है जाएगा बॉडी में नीचे। अगर हम बैंडेज लगा देते हैं तो पीछे का रास्ते जाएगा तो पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा। तो नॉर्मल अपना वो काम काज कर सकते हैं, सो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
2-3 दिन का ही प्रिकॉशन मेनली होता है, उसके बाद अपना सेफ ऑफिस वगैरह जा सकते हैं। और डाइट किस तरह का लें वो तब? डाइट बेसिकली जो है लिक्विड डाइट 2 से 3 दिन तक हम लोग प्रीफर करते हैं कि सॉफ्ट लिक्विड डाइट लें, जैसे केला खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, कीड़ी खा सकते हैं, सॉफ्ट लिक्विड डाइट लें, क्योंकि थोड़ा सा मैस्टिकेशन जब कम होगा तो थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा करेगा। और हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सबसे अच्छी उम्र क्या होती है? देखिए मेनली तो मेरे यहाँ 20 से लेके 50 साल 55 साल तक में ट्रांसप्लांट होती है, और जिसकी एक आइडियल एज मानी गई है आप 20 से जो है 45 साल तक आप करा लेते हैं तो बेस्ट एज हाँ बेस्ट एज रहे। जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट होता है हाँ, वो कहीं ना कहीं हेयर फॉल की वजह से होता है, तो जो हमारा हेयर फॉल है वो किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए तो मेन तो DHT की वजह से जो अफेक्टेड करता है, विटामिन ई हो गया, ये हो गया, कई सारे इसमें जो है डैंड्रफ जो है मेन है, और स्ट्रेस आज के समय में जो है स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, तो स्ट्रेस कंट्रोल करें, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। आप योग भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ें कहीं ना कहीं से अफेक्ट करती है, और हर छोटी छोटी चीज़ों से जो है हेयर फॉल को जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, कोई भी पेड़ है अगर उसको हम न्यूट्रिशन ना दें तो पेड़ सूख जाता है। इसी तरह हमारे बाल हैं, हाँ। ठीक है, बाल पे आजकल लोग केमिकल यूज करते हैं कई तरह के, और दवाओं का प्रयोग उल्टा सीधा करते हैं, जो मिल गया उसको लगा लिए। हाँ। तो ये सब चीज़ों से बचे जो है, ये सब भी जो है हेयर फॉल को जो है काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। इसमें आप जो है मसाज करिए रोज़, जो है ऑयल लगा के, ऑयल कोई लगाना नहीं चाहता है, तो ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ों से आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी डाइट लें, खाने पीने में वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल काफ़ी अच्छा मतलब इस पर इफेक्ट डालता है। अच्छा, तो ये एक वजह है मतलब हेयर ग्रोथ ना होने की? जी बिल्कुल। नए बाल यदि उगें उसके लिए नेचुरल होममेड क्या हम यूज़ करें? देखिए नेचुरल, जैसा मैंने बताया कि नेचुरल बाल, जैसे आपके बाल अगर झड़ रहे हैं, कम है, तो इसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई है, इसके बारे में हम आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। PRP टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इसमें हम ब्लड निकालते हैं और उसकी मतलब PRF अलग करके, फाइब्रिन अलग करके उसको इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प में। उससे क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर हैं ट्रिगर करते हैं हमारे ब्लड सेल्स को, और हेयर ग्रोथ है काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट देता है, और हेयर फॉल भी रुक जाता है, और पतले अगर बाल हैं तो उसकी थिकनेस भी काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। कम नींद लेने की वजह से भी क्या हेयर फॉल होता है? बिल्कुल होता है। अगर आपकी डाइट कंट्रोल नहीं रहेगी, डाइट अच्छी नहीं रहेगी, आप अगर अच्छे से सोएंगे नहीं, कम से कम 6 से 7 घंटा 8 घंटा तक नींद प्रॉपर ज़रूरी है। तो हम लोग ट्रांसप्लांट करने के बाद भी जो है पेशेंट को ये बताते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद आप जो है एक्सरसाइज, 15 दिन बाद आप अच्छी एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, तो उससे भी जो है आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ वो भी मतलब काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ देगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। तो एक्सरसाइज मसल्स की जो है काफ़ी ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। नेचुरली हेयर ग्रोथ हो हमारे, उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन यदि लेना है तो कौन सी मेडिसिन को प्रेफर करेंगे? देखिए मेडिसिन तो बिना डॉक्टर के बताए हम कोई भी नहीं प्रेफर देंगे, ठीक है, क्योंकि बिना डॉक्टर के दिखाए अगर मेडिसिन हम देते हैं तो पेशेंट अपने अनुसार खाने लगे, हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कोई दिक्कत हो, क्योंकि हर पेशेंट के अनुसार मेडिसिन अलग अलग वेरी करती है। इसमें आप डाइट अपनी अच्छी करिए, फाइबरस डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, पुलिंग साइज करिए, आप कपालभाति भी कर सकते हैं, इससे भी जो मतलब काफ़ी हद तक जो है आप टेंशन मुक्त रह सकते हैं, और स्कैल्प में ब्लड सप्लाई आपकी बढ़ेगी, न्यूट्रिशन बेसिकली आपको आएगी, तो ये काफ़ी हद तक आप इसको रोक सकते हैं। बहुत लोग हेयर फॉल को कम करने के लिए विटामिन ई की गोलियां भी खाते हैं, तो क्या होता है उससे? कुछ नहीं, विटामिन ई जो है हमारे स्किन पे बेसिकली वर्क करती है, स्किन को जैसे काफ़ी अच्छा मतलब करती है, बस इसीलिए। और फीमेल में तो मतलब हेयर फॉल जो है काफ़ी हद तक जो है भी देखा गया कि हार्मोनल इम्बैलेंस से, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका इरेगुलर होता है तो हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोगों में ये चीज़ें मतलब देखी गई हैं, तो इसको भी मतलब काफ़ी हद तक माना गया फीमेल हेयर फॉल के लिए। अच्छा सर, जो विटामिन ई की गोलियां हैं यदि उसे लोग नारियल के तेल में डीप करके हेयर में लगाते हैं तो क्या हेयर फॉल कम होता है उससे? ऐसा कुछ तो मतलब अभी साइंटिफिक मतलब प्रूफ तो नहीं है। जो यूज़ करते हैं उनके लिए अब वो करते होंगे अपनी तसल्ली के लिए, हो सकता है 1% मतलब इफेक्ट आता होगा, लेकिन इसका कोई, जैसे हम लोग जैसे जो भी चीज़ें लोगों को बताते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रूव्ड होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि लोग उस पर आपके ज़रिए जो है उसका लोग फॉलोअप करते हैं।
तो कोई ऐसी चीज़ ना बताई जाए कि जो नुकसान करे या रिजल्ट ना मिले, क्योंकि आप लोग जो है दुनिया को एक अलग आईना दिखाते हैं, आपके ज़रिए लोग सीखते हैं चीज़ों को, तो जो रहे थोड़ा सा सही चीज़ें रहे उसको किया जाए। हेयर फॉल कम हो तो किस तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमें लेने चाहिए? ग्रीन वेजिटेबल लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स जी। और मसाज। हाँ, मसाज आप करिए, मसाज आप रोज़ करिए, काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। ओके सर। इसमें जो है आप शीर्षासन भी अगर कर सकते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, शीर्षासन। क्योंकि शीर्षासन करने से पूरी ब्लड जो है आपके ब्रेन से आती, स्कैल्प में भी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी ये सब चीज़ें। ओके। मतलब यदि स्कैल्प में ब्लड सप्लाई होता है तो हेयर फॉल कम होगा? हेयर फॉल कम होगा जब भी मतलब जो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी कहीं भी, जो है वहाँ की स्किन भी काफ़ी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, सब चीज़ें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद लाउड स्पीकर 90 FM को कि जो आज इस सेशन के लिए हमको बुलाए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। रूप मंत्रा के आज के हमारे एपिसोड में थे डॉक्टर AN शर्मा, जो कि एक स्किन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, और ऐसे ही अन्य शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। होटल विवेक, घर से दूर घर जैसा वातावरण। अपने उत्सव के पल को बनाइए खूबसूरत, टेंशन फ्री और यादगार होटल विवेक के साथ। पार्टी आपकी, व्यवस्था हमारी। शादी, तिलक, सगाई, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी व मीटिंग के लिए संपर्क करें। होटल विवेक, बैंक रोड, गोरखपुर। कांटेक्ट नंबर 9450478832। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।